बच्चों ये है हमारा लेक्चर 242 और हम कर रहे हैं आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक नया चैप्टर 8 जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो चैप्टर है आपका पेज नंबर 81 पे आपकी एनसीईआरटी के अंदर। चैप्टर में जो पहले हेडिंग है उसे समझते हैं। विंड्स का मतलब पता है आपको, एयर, हवा। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान और साइक्लोन होता है चक्रवात। चक्रवात का मतलब जब बहुत ही खतरनाक तेज हवाएं, जब तेज हवाएं उनकी वजह से स्टॉर्म होता है, उनकी वजह से तूफान आता है, तो उसे कहते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन मतलब वायलेंट विंड्स, खतरनाक हवाएं जिनकी वजह से स्टॉर्म होता है। स्टॉर्म मतलब तूफान, विंड्स मतलब हवा। सो चैप्टर की हेडिंग तो समझ गए। अब है हमारा, ये है पेज नंबर 80 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। आपको पता होगा कि जो उड़ीसा था, उड़ीसा को एक साइक्लोन ने, मतलब एक चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था उड़ीसा में। और उस साइक्लोन की विंड स्पीड मतलब हवा की स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर पर आवर। ये आया था 18 अक्टूबर 1999 में। So Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. साइक्लोन, उस चक्रवात की वजह से 45,000 लोगों के घर उजड़ गए, 7 लाख लोग बेघर हो गए। ये बात है 18 अक्टूबर 1999 की। 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. अब क्या हुआ? दूसरी बारी फिर से ओडिशा में ही दूसरा साइक्लोन आया और ये साइक्लोन की स्पीड और ज्यादा थी 260 किलोमीटर पर आवर। It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। ये साइक्लोन था, इट वॉज अकम्पेन्ड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। सो 9 मीटर ऊंचे वाटर वेव्स, मतलब अकेला साइक्लोन नहीं था, मतलब अकेला चक्रवात नहीं था, मतलब अकेली हवाएं नहीं थी, उनके साथ पानी भी था, मतलब 9 मीटर हाई वेव्स थी। ठीक है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें भी थी इसके साथ। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। इसमें और भी ज्यादा नुकसान हुआ, हजारों लोगों की लाइफ चली गई। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। हजारों लोगों ने अपनी लाइफ गंवा दी, करोड़ों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। सो इस साइक्लोन की वजह से, इस चक्रवात की वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हुआ, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी अफेक्ट हुआ। सो करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रॉय। सो यहाँ पे अगर इफ यू वांट टू सी द इमेज, कैसा साइक्लोन आया होगा, तो ये इमेज, ये साइक्लोन की इमेज है जो कि जो साइक्लोन आ रहा था सैटेलाइट द्वारा ये खींचा गया इमेज है, सैटेलाइट द्वारा लिया गया इमेज है। सो ये इमेज कहाँ से आई है? ये इमेज है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में जो इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ये इमेज कैप्चर की थी, जो ओडिशा की तरफ साइक्लोन जो जा रहा था, अप्रोच हो रहा था ओडिशा के कोस्ट पे। सो ये इमेज उसके सैटेलाइट ने ये खींची थी। बट वॉट आर साइक्लोन्स? सो साइक्लोन्स हैं क्या? हाउ आर दे फॉर्म्ड? ये बनते कैसे हैं? क्यों इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब क्यों इनसे इतनी ज़्यादा उत्पात मचती है, क्यों इतना ज़्यादा नुकसान होता है? इस चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। इससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे जो एयर को इन्वॉल्व करती हैं। ये एक्टिविटीज़ क्लैरिफाई करेंगी साइक्लोन को। और पहले तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको विंड पता होना चाहिए। तो द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर विंड कहलाती है, ये आपको पता ही है, वही चलती हुई हवा विंड कहलाती है। सबसे पहले पहली एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 8.1, जिसमें आप देखोगे कि जो हमें पता लगेगा एयर की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, एयर एक्सर्ट प्रेशर। एक्टिविटी 8.1 में
कभी भी whenever an activity involves heating, be very careful it is that such act are performed in the presence from your family. यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा दिया गया है कि कभी भी हीट वाली कोई एक्टिविटी करो तो आपके साथ आपका कोई बड़े को रखो। अच्छा, इसमें ये एक्टिविटी में है क्या, इस एक्टिविटी में आपको एक टिन कैन लेना है विद द लिड। तो टिन कैन, टेक अ टिन कैन विद द लिड। आपको एक टिन कैन लेना है, उसमें आपको आधा पानी भरना है। हीट द कैन ऑन कैंडल फ्लेम। सो ये आपको कैन एक कैंडल फ्लेम से हीट करना है जब तक पानी उबल ना जाए। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स। सो इस पानी को कुछ मिनटों तक उबलने दो। ब्लो आउट द कैंडल, और फिर कैंडल को फूंक मारो। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। सो इमीडिएटली आपको जो लिड है वो कैन में वापस पैक कर देनी है। हॉट, कैन बहुत गर्म होगा, ध्यान से उठाना है। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन। सो आपको क्या करना है, आपको वॉश बेसिन में ले जाना है। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन। सो अब देखो क्या बोल रहा है, देखो फिर से क्या करना है, ये एक्टिविटी फिर से समझो। देखो ये डायग्राम है और ये एक्टिविटी में क्या समझाया है, आपको टिन कैन लेना है, ये टिन कैन लेना है, इसके ऊपर लिड होनी चाहिए। फिर इसको आपको आधा पानी भरना है, इसमें आधा पानी भरना है और यहाँ आपको हीटिंग करनी है जब तक वो उबल ना जाए। कुछ मिनटों तक उबल जाए फिर आपको ये बंद कर देनी है कैंडल। फिर ये जो कैन है, immediately put the lid tightly on the can। जब ये उबल जाए तो ऊपर से लिड लगा देनी है। Put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin। तो ये कैन आपको कहाँ डालनी है, केयरफुली एक मेटेलिक वेसल में डालनी है या वॉश बेसिन में डाल देनी है ये कैन। और फिर इसमें आपको पानी भरना है फ्रेश, ठीक है। तो ये देखो आपने जब इसको इतना उबाला ना, इसका शेप देखो ऐसा हो गया, ठीक है। फिर आप इसमें अब फ्रेश वाटर डाल रहे हो। तो अब हुआ क्या, इफ़ यू कैन नॉट गेट, सपोज आपके पास एक टिन कैन ना हो, मतलब ऐसा टिन कैन ना हो, तो आप प्लास्टिक बॉटल के साथ भी कर सकते हो। प्लास्टिक बॉटल में फुल गर्म पानी भर दो और फिर वो खाली कर दो। फिर उसको ज़ोर से आप कैप लगा दो, फिर उसको ठंडे पानी के अंदर रखो। आप जब काइट फ्लाई करते हो तो जब डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, आपके पीछे से जो हवा आती है क्या वो आपकी काइट उड़ाने में मदद करती है। जब आप बोट में होते हो, क्या आप बोट का जो वो रो करते हो, रो मतलब जब आपके हाथ में जो डंडा होता है, चप्पू चलाते हो, इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, पीछे से हवा आएगी तो क्या मदद करेगी, मतलब नहीं करेगी, ऑब्वियसली ये नहीं करेगी। देखो यहाँ गर्म पानी का क्या था, गर्म पानी में भी आपको क्या समझा रहे हैं कि भाई आपने गर्म पानी था तो उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर ऐसे बिगड़ गया, मतलब उसका इतना प्रेशर आया कि उसका शेप ही चला गया। पर अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो शेप नहीं, ऐसे नहीं होता। सेम ये अलग अलग आपसे सवाल पूछ रहा है कि अगर काइट उड़ाते हो तो हवा आगे से आती है तो आपका पतंग अच्छा उड़ता है कि पीछे से, ऑब्वियसली आगे से। बोट चलाते हो, हवा सामने से आती है तो अच्छी चलती है बोट की, पीछे से, ऑब्वियसली आगे से। जब साइकिल चलाते हो तो बहुत तेज हवा चल रही होती है तो साइकिल चलाने में प्रॉब्लम होती है, हाँ होती है। और अगर आपको इतना भी पता है कि आपको अपने जो आपकी साइकिल है, बाईसाइकिल है, उसके ट्यूब में आपको हवा भरते रहना पड़ता है ताकि वो टाइट रहे। और बाईसाइकिल का ट्यूब अगर ओवरफुल हो जाए तो आपका जो ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाता है। सो एयर का काम क्या है अंदर। सो यहाँ अगर ये सारी एक्टिविटीज देखो, सब में हमने एयर की बात की, हमने सब जगह एयर की बात की। सो एयर क्या है, मतलब एयर का लॉजिक क्या है। सो मतलब देखो बाईसाइकिल के ट्यूब के अंदर जो हम एयर डालते हैं वो उसको शेप में भी रखता है, ठीक है। और ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें दिखाते हैं कि हाँ एयर प्रेशर डालता है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आपने यहाँ देखा भाई काइट उड़ाते हो तो एयर प्रेशर डाल रहा है।
बोट चला रहे हो, बाईसाइकिल चला रहे हो, या बाईसाइकिल में जो ट्यूब में जो बाईसाइकिल ट्यूब में जो हवा है, तो हर चीज एयर हर जगह प्रेशर डाल रही है. इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स ऑफ फ्लैग्स फ्लटर्स व्हेन विंड्स इज ब्लोइंग. तो एयर का प्रेशर कहाँ दिखता है? हमें एयर का प्रेशर दिखता है जब हवा मतलब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके पत्ते जोर जोर से फ्लटर होते हैं, हिलते हैं, तो ऑब्वियसली हवा के प्रेशर के कारण हिलते हैं. बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं रोड्स पे, जोर जोर से वो हिलते हैं. सो वो भी इसी एयर की वजह से. इवन फ्लैग फ्लटर आप देखेंगे कि कहीं फ्लैग लगा हुआ होता है कहीं, सो वो भी ऐसे घड़ हिलता है. सो वो भी विंड की वजह से ही होता है. सो यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट एयर हैज प्रेशर. सो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि भाई एयर प्रेशर डालता है. Let us now try to explain why the can or bottle gets distorted. अब मतलब ये सब तो एयर की बात हुई कि भाई हमने डिस्कस किया कि एयर प्रेशर डालता है, पर अब पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पे जो ये बर्तन था, ये शेप क्यों बिगड़ गई इस बर्तन की. सो as water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. हुआ क्या? तो जब आपने पानी कैन के अंदर डाला, तो वो जो भाप थी कैन के अंदर, वो पानी बनती गई. तो वो पानी बन गई और वो मतलब एयर का प्रेशर था अंदर, उसको उसने कम कर दिया. द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर आउटसाइड द कैन. एज अ रिजल्ट कैन गेट्स कंप्रेस्ड. सो इसीलिए कैन कंप्रेस हो गया. क्यों? मतलब जब आपने पानी डाला कैन में, तो जो भाप थी कैन में वो पानी बन गई उस पानी की वजह से. तो उसमें क्या हुआ? हवा जो अंदर थी वो कम हो गई. तो जो प्रेशर था हवा का कैन के अंदर वो कम हो गया, और जो प्रेशर है हवा का कैन के बाहर वो उससे भी कम हो गया. तो इसकी वजह से कैन एकदम कंप्रेस हो गया. ठीक है. सो कैन कंप्रेस क्यों हो गया? क्योंकि जो हमने पानी डाला, मतलब हमने एक्टिविटी में क्या किया था, हमने एक्टिविटी में कैन लिया था, उसमें पानी उबाला था, फिर हमने उसको फिर बंद कर दिया था हमने कैंडल को, फिर हमने टाइटली उसके ऊपर लिड बांध दी थी, फिर हमने उसको लेके वॉश बेसिन में रख दिया था और हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था. सो इसकी वजह से वो शेप ही चली गई उसकी, क्योंकि अंदर तो उसके गर्म पानी था ना. तो हुआ क्या? ठंडा पानी डालने की वजह से जो अंदर प्रेशर था वो और बढ़ गया. मतलब जो अंदर प्रेशर था वो कम होता गया ठंडा पानी डालने की वजह से, और इसी वजह से कैन एकदम कंप्रेस हो गया. सो ये भी पता, अगर कैन कंप्रेस हो गया इसका मतलब उस पे प्रेशर डाला, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. ठीक है. सो द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर आउटसाइड द कैन. अच्छा, एक और एक्टिविटी है. हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. अब देखो यहाँ पे एक और है, ब्लोइंग इनटू द बॉटल. आप बॉटल में ब्लो कर रहे हो. Crumple a small size of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. आपको क्या करना है? एक छोटा पेपर लेना है और उसको क्रम्पल करना है. ठीक है. सो स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना है. सपोज दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और आपको करना है इसे इस तरह से क्रम्पल. ठीक है. सो इस तरह से पेपर को क्रम्पल कर देना है आपको. सो फिर crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of. इतना छोटा लेना है कि वो बॉटल की कैप से भी छोटा हो, मतलब बॉटल की कैप से भी छोटा होना चाहिए. देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल. ठीक है. स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल. सो ये एम्प्टी बॉटल है, ये इसका माउथ है. सो इससे छोटा होना चाहिए. ठीक है. ये एम्प्टी बॉटल है, इसके माउथ से ये छोटा होना चाहिए. छोटा सा कागज का टुकड़ा लो, उसको क्रम्पल करो और इससे वो छोटा होना चाहिए. फिर hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. अब आपको क्या करना है? आपको empty bottle
होल्ड करनी है, पकड़नी है, और ये पेपर बॉल उसके अंदर डालना है। फिर आपको थोड़ा सा, देखो ये आपने अंदर डाला, अब आपको क्या करना है, आपको फूंक मार के उसको अंदर पहुंचाना है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। मतलब आप ये क्या कर रहे हो, आपने बॉल लिया, आपने बॉटल ली, खाली बॉटल ली, उसमें आपने आगे आगे पेपर रखा और फूंक मारनी है आपको कि वो अंदर चला जाए, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट ऑन टू इनटू द बॉटल, ट्राई द एक्टिविटी। तो क्या आपकी फूंक से क्या वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा? आप मतलब देखो यहाँ इसके कैप के अंदर है ये, और आप जोर जोर से फूंक मारोगे, क्या वो पूरा चला जाएगा वो अंदर तक बॉटल के अंदर? सो ये एक्टिविटी आपको ट्राई करनी है। इवन यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू ट्राई इट। ये है पेज 81। अब देखते हैं पेज 82 पे। सो ये आपको करना है, और सो यही एक्टिविटी पहेली और बूजो ने किया है। फिर उन्होंने ये एक्टिविटी की तो उनको बहुत डिफिकल्ट लगा, मतलब फूंक मार के उस पेपर को अंदर तक पहुंचाना उन्हें डिफिकल्ट लगा। तो वो डिफिकल्ट क्यों है उस पेपर बॉल को बॉटल के अंदर डालना? सो इसका आंसर हम पढ़ेंगे आगे कि क्यों डिफिकल्ट है पेपर बॉल को अंदर बॉटल के डालना। एक और एक्टिविटी है, ब्लो द बलून्स, टेक 2 balloons ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून। आपको क्या करना है, 2 एक जितने बलून्स लेने हैं जिनकी साइज इक्वल हो, और उसमें पानी डालना है बलून्स में। अब आपको वो फुलाने हैं और एक आपको डोरी से बांध देने हैं, और उनको 8 से 10 सेंटीमीटर की, हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। तो आपको ऐसे डंडी पे उन्हें लगा देना है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, अब यहाँ आपको बीच में फूंक मारनी है। सो तो अब क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ आप करना क्या चाह रहे हो। देखो ये एक्टिविटी से आपने पहले एक एक्टिविटी की जिसमें आपने इस तरह से बॉटल के अंदर कागज रख के आपने फूंक मारने का कोशिश किया एक दूसरी की। सो आपने यहाँ पे भी कोशिश की भाई बलून को फूंक मार के, शायद आपने बलून को हिलाने की कोशिश की, पर बलून के अंदर आपने थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ था। अच्छा, अब एक्टिविटी 8.4 है, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर। अब क्या करना है, आपको एक पेपर का टुकड़ा लेना है, स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है, और वो पेपर का टुकड़ा होना चाहिए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड, बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर। वो आपके थंब और 4 फिंगर के बीच में होना चाहिए, थंब और 4 फिंगर के बीच में होना चाहिए। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर, ठीक है। सो नाउ ब्लो ओवर द पेपर। अब आपको वो पेपर पकड़ के आपको फूंक मारनी है। सो यहाँ देखो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आपने इसको आपने इस तरह से थंब और 4 फिंगर के बीच में पेपर पकड़ा हुआ है, आपको फूंक मारनी है। सो पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, बूजो थिंग्स स्ट्रिप विल बेंड डाउन। फूंक मारने से क्या होगा, कागज ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। सो आप सोचो क्या होगा, या आप करके भी देख सकते हो। इस तरह से पेपर का टुकड़ा ले सकते हो, इतनी साइज का, साइज देखो इतनी होनी चाहिए, इतना लंबा और इतना चौड़ाई होना चाहिए। आप स्केल से कर सकते हो उसको, स्केल की मदद से 20 सेंटीमीटर आपको सीधा लंबा काटना है, लंबाई में, चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर। फिर आपको देखना है फूंक मारने से क्या होगा, वो ऊपर जाएगा कि नीचे। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशंस इन एक्टिविटी 8.2, 3, 4। सो क्या ये जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो आपने सोचा वैसा ही हुआ? सो डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड इज अकम्पेन्ड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर? सो देखो, इंक्रीज्ड विंड स्पीड, जब हवा की स्पीड बढ़ा देते हैं तो उसके साथ साथ एयर प्रेशर कम हो जाता है। अगर हवा की स्पीड बढ़ जाती है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। अब देखो, जब आपने वो फूंक वाला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने बॉटल में टुकड़ा रखा था, तो उसमें क्या था, उसमें आपने देखा,
सो बच्चों इसमें देखो क्या है, जब आपने जब ये एक्टिविटी की, आप जब फ्लो मतलब आप फूंक मार रहे थे बॉटल पे, तो जब आपने देखा कि जब आप बॉटल के जब मुंह पे आप फूंक मार रहे थे, तो जो उसके मुंह के बाजू में, मतलब बॉटल के मुंह के बाजू में जो एयर थी वो ज़्यादा स्पीड में थी, और फिर दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर, द एयर प्रेशर इनसाइड इज हायर देन नियर द माउथ। बॉटल के अंदर ज़्यादा प्रेशर था, और जो बॉटल के ढक्कन वाले पार्ट से बॉटल के अंदर ज़्यादा प्रेशर था। ठीक है, सो द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। सो क्या हो रहा था, आप भले जितनी भी फूंक मार रहे थे पर वो बॉटल अंदर जाने ही नहीं दे रही थी उसको, क्योंकि बॉटल के अंदर प्रेशर ज़्यादा था, बॉटल के ऊपर से अंदर ज़्यादा प्रेशर था, तो इसीलिए वो उस प्रेशर की वजह से वो आपका जो पीस ऑफ पेपर था वो अंदर नहीं जा रहा था। ठीक है, मतलब अंदर ज़्यादा प्रेशर था बॉटल के कंपेयर टू जो आप बॉटल के कैप साइड पे आप फूंक मार रहे थे उसके कंपेयर में। फिर दूसरी एक्टिविटी थी जिसमें आपने थोड़ा सा पानी भरा था 2 बलून्स में। तो यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून्स, जब आपने फूंक मारी बलून्स के बीच में, दे मूव्ड टूवर्ड्स ईच अदर, आपने फूंक मारी ना, दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे। हुआ कैसे, अगर इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड, मतलब आपने दोनों के बीच का प्रेशर कम कर दिया, तो इसीलिए दोनों नजदीक आ गए। और जो मतलब इफ प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द, आपने कैसे उसका प्रेशर कम किया, आपने अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, तो उससे उसका अंदर वाला प्रेशर आपने कम कर दिया, तो बाहर वो प्रेशर थोड़ा बना रहा, मतलब बाहर से प्रेशर बना रहा। सो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के नजदीक, मतलब पानी के वजह से आपने अंदर का प्रेशर कम कर दिया और बाहर जब आपने फूंक मारी तो वो थोड़े नजदीक जाने लगे। फिर एक और एक्टिविटी है, आपने देखा कि आपने जब एक पेपर स्ट्रिप पे फूंक मारी, ठीक है, सो वो ऊपर की तरफ गया, तो हुआ क्या, मतलब ऊपर की तरफ क्यों गई वो स्ट्रिप, so you saw that when you blew over the paper it went upwards. Again this could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. मतलब ये कब हुआ, जब आपने फूंक मारी तो वो स्ट्रिप के अंदर का प्रेशर कम हो गया, इसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक है, सो हमने क्या देखा इन सब केसेस में, हमने वो बॉटल वाले केस में देखा, फिर हमने बलून वाले में या पेपर स्ट्रिप वाले केस में देखा। हमने देखा कि अगर इंक्रीज्ड विंड स्पीड होती है, मतलब आप हवा की स्पीड बढ़ाते हैं, तो उसके साथ साथ प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है, इज इंडीड अकम्पेन्ड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, तो उस टाइम एयर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। सो इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पेन्ड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, सो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हाई स्पीड विंड्स होती हैं, वो आपके अगर छतों पे वो हाई विंड स्पीड्स अगर ब्लो हो तो क्या होगा। तो अगर आपकी छतें बहुत वीक होंगी, घर की छतें, तो वो एकदम आपकी छतें ही उखड़ जाएंगी, उड़ जाएंगी और एकदम चली जाएंगी, उड़ जाएंगी। तो मतलब विंड स्पीड इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। सो विंड्स अब प्रोड्यूस कैसे होती हैं और उनकी वजह से रेन कैसे होती है, और कभी कभी ये डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती हैं। देखो अभी तक आपने 2 चीजें देखी, अभी तक चैप्टर के अंदर आपने 2 चीजें देखी हैं। सबसे पहले आपने देखा कि भाई एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि विंड की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, वो देखा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या देखी, दूसरी चीज आपने देखी कि भाई एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। फिर आपने देखा कि जो अगर इंक्रीज्ड विंड स्पीड है, अगर स्पीड ज्यादा होगी विंड की, तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, द एयर प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड अगर विंड की स्पीड होगी ज्यादा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, हाउ दे ब्रिंग रेन, और समटाइम्स कैसे वो डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो आपको पता है जब एयर मूव करती है, मतलब ये तो पता ही है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो एयर कैसे मूव करती है, so air moves from the region where the air pressure is high to the region where the low air pressure is low. so air कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन।
द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। और हाई और लो प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी फास्ट हवा चलेगी, ठीक है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर उतनी ज्यादा हवा चलेगी, ठीक है। सो एक और हम नीचे एक्टिविटीज देखेंगे कि भाई ये प्रेशर डिफरेंस आखिर क्रिएट कैसे होता है, मतलब जो हवा चलती है, जोर से तेज हवा चलती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे जनरेट होता है, और इस सब में टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। तो नीचे हम एक्टिविटीज देखेंगे जिनमें ये सब समझेंगे हम, ठीक है। सो एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, ये एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। आपको क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, ठीक है, इसे हम कहेंगे बॉइलिंग ट्यूब। सो इस बॉइलिंग ट्यूब में आपको क्या लेना है, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक, इसकी नेक पे आपको ये बलून लगा देना है। फिर आपको और इसको टाइट करने के लिए टेप भी लगा सकते हो कि और टाइट हो। अब आपको क्या करना है, इस बीकर के अंदर बहुत गर्म पानी डालना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी। अब आपको ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इस बलून के साथ आपको गर्म पानी में डाल देना है, और फॉर 2-3 मिनट में आप देखोगे, ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून, क्या कोई शेप में बलून की शेप में कोई चेंज आता है। और आपको ये ट्यूब बाहर ले लेना है, फिर उसको ठंडा होने रखना है, ठीक है। एंड लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। टेक सम आइस कोल्ड वाटर, अब आपको एक आइस कोल्ड वाटर, ठंडा पानी रखना है इसके अंदर, आइस कोल्ड वाटर इन द बीकर। फिर आपको क्या करना है, फिर इस ट्यूब को बलून के साथ प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड फॉर 2-3 मिनट्स, इसको 2-3 मिनट्स ऐसे ही रख दो। तो होगा क्या, शेप कैसे बदलेगी, देखो जब आपने इसके अंदर गर्मा गर्म बहुत गर्म पानी डाला तो क्या हुआ, जब आपने इसमें ठंडा बर्फ का पानी डाला तो क्या हुआ। देखो आपने देखा होगा कि बलून थोड़ा सा फूला होगा, जब आपने गर्मा गर्म पानी डाला होगा तो फूला होगा, पर फिर जब आपने फुल ठंडा पानी डाला होगा तो बलून वापस, मतलब वो जो फूला था वो वापस वो नीचे आ गया होगा, डिफ्लेट हो गया होगा। फूलना मतलब इन्फ्लेट, और ये वापस हवा निकल जाना डिफ्लेट। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो मतलब अब इससे आप एक चीज बोल सकते हो कि एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, मतलब जब आप हीट करते हो ना तो एयर क्या होती है, एक्सपांड। सो एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, ठीक है, एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। सो एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, पर जब आप मतलब आप इसमें ठंडा कर देते हो, एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, जब गर्म करते हो तो एयर एक्सपांड होती है, फैलती है, तभी तो बलून फूला। पर जब आपने इसको ठंडा कर दिया तो क्या हुआ, पेज नंबर 84 पे देखते हैं। ठंडा कर दिया तो क्या हुआ, वापस डिफ्लेट हो गया, ठीक है। तो अब मतलब इतना पता लगा, गर्म हवा के बारे में पता लगा कि गर्म हवा फैलती है, गर्म हवा जो चीज को फुलाती है फैलती है। एक और एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे, इसमें आपको 2 पेपर बैग्स लेने हैं। ये 2 पेपर बैग्स या 2 खाली कप ले लो, पेपर कप ले लो, पेपर का ही लेना है, पेपर बैग लो या पेपर कप लो, और दोनों एक जैसी साइज के लो। और आपको क्या करना है, इन दोनों बैग्स को इन द इन्वर्टेड पोजीशन, उल्टा टंगाना है, मतलब उसका जो खुला साइड है वो यहाँ आना चाहिए, नीचे की साइड। फिर आपको क्या करना है, किसी मेटल पे, किसी स्टिक पे या किसी मेटल की तार पे ऐसे टंगाना है। फिर आपको क्या करना है, आपको दोनों के बीच में स्टिक के बीच में यहाँ पे आपको थ्रेड लगा देनी है, ऐसे थ्रेड लगा देनी है, और आपको ये स्टिक उस थ्रेड से ही पकड़नी है। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो। अब आपको क्या करना है, नीचे एक कैंडल जला लेनी है, किसी भी एक बैग के नीचे कैंडल जला लेनी है और देखना है कि क्या होगा। अब आपको देखोगे कि बैलेंस बिगड़ गया है बैग्स का, मतलब जैसे ही ये इस बैग के अंदर, देखो बैग का मुंह खुला हुआ है तो इसके अंदर जैसे कैंडल की गर्म हवा जा रही है, तो ये देखोगे ये ऊंचा होता जा रहा है और ये हो रहा है नीचा। सो ऐसा क्यों होगा, ये बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है, तो रीजन है, पता लगता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। इस एक्टिविटी से क्या पता लग रहा है, वार्म एयर राइजेस अप,
उससे पहले वाली एक्टिविटी में क्या पता लगा था, गर्म हवा की वजह से हवा फैलती है, और यहाँ है वार्म एयर राइजेस अप. सो एज द वार्म एयर राइजेस अप इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल. तो जैसे ये गर्म हवा ऊपर ऊपर होती जाती है तो जो बैग है इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल. तो कैंडल भी, जो बैग कैंडल वाला बैग है जिसके नीचे कैंडल है वो ऊपर की तरफ जाता है. सो क्या ये जो डिस्टर्बेंस हुआ बैलेंस में, तो इससे क्या पता लगता है, जो वार्म एयर है वो लाइटर होती है, हल्की होती है, क्योंकि वो देखो ऊपर चला गया. वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. देखो वार्म एयर लाइटर है तभी तो वो ऊपर चला गया, हल्का है तभी तो ऊपर गया, भारी वाला नीचे रह गया. मतलब वार्म एयर क्या होती है, लाइटर. इस एक्टिविटी से ये पता लगा. सो इसी तभी तो आपको पता, मतलब तभी तो धुआं उठता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो गर्म धुआं होता है वो ऊपर की तरफ जाता है. और एक और चीज याद रखनी है आपको कि ऑन हीटिंग द एयर एक्सपांड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. जितना हवा गर्म होगी उतनी ज्यादा एक्सपांड होगी, फैलेगी, और उतनी ज्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. When the same thing occupies more, it becomes lighter. तो ये आपको पता है, जब इतनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो लाइट होती जाएगी. आपने अभी अभी एक्टिविटी में देखा. The warm air is therefore lighter than the cold air. So ये एक्टिविटी से आपको यही पता लगा कि जो वार्म एयर है वो लाइट होती है कोल्ड एयर से. ठीक है, और इसीलिए धुआं ऊपर उठता है. धुएं में गर्माहट होती है और आजू बाजू की हवा ठंडी होती है, तो इसलिए धुआं ऊपर उठता है. हमारे नेचर में, हमारी कुदरत में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब गर्म हवा ऊपर चली जाती है. द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस इनटू फिल इट प्लेस. दिस सेट अप कन्वेक्शन इन एयर. देखो नेचर में क्या होता है, ऐसी बहुत सिचुएशंस होती हैं जहां किसी, आप देखोगे किसी जगह पे एकदम गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती दिखेगी. तो कब होता है, द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड. तो तब होता है जब वहां का एयर प्रेशर लो हो जाता है. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज. और आजू बाजू की जो कोल्ड एयर होती है वो वहां आ जाती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ गई और आजू बाजू की ठंडी हवा वहां आ जाती है. और इसी वजह से एयर में क्या हो जाता है, कन्वेक्शन हो जाता है. कन्वेक्शन, ये आपने चैप्टर 4 में कन्वेक्शन वर्ड पढ़ा था. मतलब जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ गई और आजू बाजू की ठंडी हवा आ गई वहां उस जगह पे, उसे कहते हैं कन्वेक्शन. ठीक है. सो नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस, द एयर प्रेशर एट द इज लोवर्ड, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेस इट टू फिल इट्स प्लेस. सो इसे कहा जाता है कन्वेक्शन. जब गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और आजू बाजू की ठंडी हवा, आजू बाजू के इलाकों की ठंडी हवा वहां आ जाती है उसे भरने, तो हम कहते हैं भाई कन्वेक्शन हो गया. सो विंड करंट्स, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है. विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. मतलब विंड करंट्स, ये जो विंड होती है वो कैसे जनरेट होती है, हमारी अर्थ पे अनइवन हीटिंग होती है. मतलब कहीं पे ठंडी कहीं पे गर्मी, इसकी वजह से ही विंड जनरेट होती है. हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है, आपने अभी अभी यही पढ़ा कि अनइवन हीटिंग, कहीं ठंडी कहीं गर्मी, इसी की वजह से विंड करंट जनरेट होते हैं. सो अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. सो अब हम देखेंगे कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. तो आपको पता है इक्वेटर और पोल्स क्या होते हैं. सो देखो सपोज ये ग्लोब है, ठीक है. सो ये हुआ इक्वेटर और ये हुए पोल्स. ठीक है. सो पोल्स होते हैं बहुत ज्यादा ठंडे और यहाँ होती है गर्मी. तो क्या होता है फिर, यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन. आपको ये ज्योग्राफी में पढ़ के ही आए हो कि सन की वजह से हीट सबसे ज्यादा इक्वेटर पे गिरती है और पोल्स ठंडे होते हैं. सो इक्वेटर गर्म होते हैं, द वार्म एयर राइजेस. तो फिर क्या होता है, सो ये जो इनकी गर्म हवा होती है वो राइज होती है, एंड कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन 0 to 30 लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन. सो क्या होता है, ये गर्मी होती है. सो ये गर्म हवा जो वार्म एयर है वो ऊपर उठती है, और जो कूल एयर होती है जहाँ पे भाई, जहाँ 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं वहां से ठंडी हवा आती है इक्वेटर के दोनों साइड से कहीं से भी.
सो दीज विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर। ये विंड्स नॉर्थ से और साउथ से कहाँ आती हैं? इक्वेटर की तरफ। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट एट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। ये भी आपको पता ही है कि पोल्स एकदम ठंडे होते हैं। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इन। क्या होता है? जो लैटिट्यूड्स पे गर्म हवा होती है, द वार्म एयर एट द लैटिट्यूड्स राइजेस अप, जो गर्म हवा होती है लैटिट्यूड्स पे वो ऊपर उठना चालू हो जाती है, और जो पोलर रीजन होती है, जो हमारे पोल्स होते हैं, वहां से जो ठंडी हवा है वो अंदर आ जाती है, वो प्लेस लेने उसकी। मतलब देखो ये हमारे पोल्स हैं, देखो यहाँ ये पोल्स हैं, तो पोल्स से हवा आ रही है, देखो तो इस तरह से आ रही है, ये जा रही है और पोल्स की हवा यहाँ आ रही है, ये जा रही है और यहाँ पोल्स की हवा यहाँ आ रही है। ये देखो पोल्स की ठंडी हवा है, ये यहाँ नीचे आ रही है, आप फिगर में ही देखो, देखो ये पोल्स से ठंडी हवा इनकी जगह ले रही है और ये जा रही है। सेम यहाँ पोल्स से ठंडी हवा यहाँ आ रही है और ये जा रही है, ठीक है। सो एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस। So in this way wind circulation is set up from poles to the warmer latitudes। तो जो पोल्स से ठंडी हवाएं हैं वो गर्म लैटिट्यूड्स पे आते हैं, ठीक है। So the winds would have flown in the north south direction from north to south और from south to north। So डायरेक्शन के हिसाब से विंड फ्लो होती है, ठीक है। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये जो नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ होता है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है, हवा का इस साइड से उस साइड या उस साइड के इस साइड जाना। सो वो कंप्लीटली अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है। सो ये था हमारा अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल्स, ठीक है। मतलब किस तरह से होता है, पोल्स की ठंडी हवा ये लैटिट्यूड्स की गर्म हवा को रिप्लेस करती है। अब अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर के बीच में कैसे अनइवन हीटिंग होती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, हम यहाँ देख लो आप, द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड फ्रॉम रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन सेट अप फ्रॉम पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स, ठीक है। सो यहाँ आप ये डायग्राम भी बना सकते हो ये दिखाने के लिए, द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। ये विंड फ्लो पैटर्न है, ये दिखाता है कि किस तरह से अर्थ में अनइवन हीटिंग है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट इसका कौन कौन सी सिचुएशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से अनइवन हीटिंग जनरेट होती है, मतलब अर्थ में क्यों अनइवन हीटिंग है। तो पहला तो हमने ये देखा कि पोल और इक्वेटर के बीच की वजह से हमने देखा कि अनइवन हीटिंग होती है। अब लैंड और वाटर के बीच में कैसे अनइवन हीटिंग है वो देखेंगे, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो देखो आपने देखा होगा कि जो समर टाइम होता है, इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियंस। समर में क्या होता है, समर में आपको पता होगा कि इक्वेटर के नजदीक जो लैंड होती है, जमीन होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है और हमें गर्म ही रहता है। अगर आप पानी से लैंड कंपेयर करो तो लैंड गर्म रहता है। तो होता क्या है, ये जो एयर होती है, लैंड की हवा होती है, गर्म हवा होती है, वो ऊपर उठ जाती है और जो ठंडी हवा होती है ओशंस की, वो लैंड की तरफ आ जाती है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स। यही होता है ना, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा आके उस गर्म हवा को रिप्लेस करती है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस, तो वो गर्मी की वजह से और गर्म हो जाती है हवा और वो उड़ने लगती है। और दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियंस, तो जो ओशियन की ठंडी हवा, मतलब उससे तो ठंडी होगी ना जमीन से, तो वो आ जाती है, ओशियंस की ठंडी हवा जमीन पे आ जाती है और इन्हें कहते हैं मॉनसून विंड्स, ठीक है। तो ये मॉनसून विंड्स आप बहुत बार ही सुनते हो एसएस में, ज्योग्राफी में, मॉनसून विंड्स। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मॉनसून विंड्स। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। हमने देखा भाई मॉनसून विंड्स क्या होती हैं, कि भाई जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो जो पोल्स बहुत ठंडे होते हैं, पोल्स नहीं, जमीन गर्म हो जाती है तो ओशियंस की ठंडी हवा उनको रिप्लेस करती है, ठीक है। सो इसकी वजह से मॉनसून विंड्स जनरेट होते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। सो दिस इज मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू
टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली, जो भी हमने टिक करा यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली एंड रीड द चैप्टर. दिस इज पेज 85, आई एम एंडिंग एट पेज 85 एंड रीड द चैप्टर फ्रॉम पेज 80. ठीक है, पेज 80 से रीड करना चालू करें. एंड बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इसके अंदर. तो अभी तक आज हमने बस अलग अलग एक्टिविटी से पढ़ा कि भाई एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है. फिर हमने देखा कि जो हाई स्पीड विंड्स हैं वो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के साथ होती हैं. रिड्यूस्ड एयर प्रेशर होता है तो हाई स्पीड विंड्स होती हैं. फिर हमने देखा कि जो इंक्रीज्ड विंड्स, मतलब इसको हमने बहुत सारी एक्टिविटी से ये समझा. फिर हमने देखा एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग. फिर हमने देखा कि जो विंड करंट है वो कैसे जनरेट होते हैं. ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.